हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि DSSP की तैयारी हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हमने आदिकाल और भक्तिकाल के जितने भी PYQ अभी तक DSSP में क्वेश्चन बने थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। आज हम उसी के आगे रीतिकाल को पढ़ेंगे, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेन। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? दोस्तों, अगर आप DSSP के अलावा भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि BPSC, यूपी TGT PGT या किसी भी स्टेट का TGT PGT या KVS की किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को पूरा जरूर देखना और लास्ट में मुझे सभी लोग अपना स्कोर बताना, आपका क्या स्कोर रहा है और आपको क्लास कैसी लगी है। मैं गारंटी दे सकती हूँ, मेरे जैसी क्लास पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी कि एक एक चीज को एक्सप्लेन करें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो आपको याद ना, जो रीतिकाल को श्रृंगार काल बोला वो किसने बोला? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब मिश्र बंधु ने क्या बोला है बताइए। रीतिकाल का नाम मिश्र बंधु ने क्या रखा था, क्या नामकरण किया? तो आपको याद रखना, मिश्र बंधु ने क्या बोला? अलंकृत काल। बहुत पेपर में पूछा जाता है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने बोला है, तो आपको याद रखना किसने बोला है? मिश्र बंधु ने। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या बोला है, तो आपको याद रखना रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल को रीतिकाल ही बोला है। क्या बोला है? रीतिकाल। मैंने क्या बताया, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने बोला है, तो आपको याद रखना विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और मिश्र बंधु ने क्या बोला है? अलंकार काल। अब इधर से क्वेश्चन बनता है कि डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल ने क्या बोला, तो आपको याद रखना इन्होंने क्या बोला था। जल्दी से बताइए, मैं क्वेश्चन कराती रहती हूँ। कला, क्या बोला? कला काल किसने बोला है, तो आपको याद रखना रसाल ने। मैं शॉर्ट में लिख लेती हूँ, आप इसे पूरा जरूर लिख लेना। मैंने क्या बोला? डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल ने क्या बोला है? रीतिकाल का नामकरण क्या किया है? कला काल। मशर बंधु ने अलंकृत काल बोला। डॉक्टर नगेंद्र की बात की जाए या रामचंद्र शुक्ल की बात की जाए तो उन्होंने क्या बोला? रीतिकाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वीर रस का कवि नहीं है? शिव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, पद्माकर या भूषण। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बताइए कौन वीर रस के कवि नहीं है, तो आपको याद रखना जो पद्माकर है ये वीर रस के कवि नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब ये वीर रस के कवि नहीं है तो कौन है, तो आपको याद रखना ये रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। मैंने क्या बताया, क्या बताया? ये रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। कौन है? रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। दोस्तों, जितने भी पॉइंट मैं बताती हूँ जो आप मेरी कॉपी बना रखी है उसमें जरूर लिखना। जो पद्माकर है भट्ट है, जो पद्माकर भट्ट है, इन्होंने होली फाग त्योहारों का वर्णन मतलब बहुत तुल्यता के साथ किया है। मैंने क्या बताया, कौन वीर रस के कवि नहीं है, तो आपको याद रखना पद्माकर वीर रस के कवि नहीं है, ये रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के श्रृंगारी कवि हैं। कौन से कवि हैं, तो आपको याद रखना ये श्रृंगारी, ये जरूर याद रखना श्रृंगारी कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? प्रीति प्रवास, स्वजान हित प्रबंध, वियोग पेली, श्रृंगार विलास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए। तो दोस्तों, आपको याद रखना जो श्रृंगार विलास रचना है ये घनानंद की नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब आप लोग में काफी लोगों के दिमाग में आया होगा, भाई मान लिया घनानंद की तो नहीं है, अब ये है किसकी, तो आपको याद रखना ये रीतिवत धारा के कवि सोमनाथ की है। किसकी है? सोमनाथ की। मैंने क्या बताया, कौन सी रचना घनानंद की नहीं है, तो आपको याद रखना जो श्रृंगार विलास है
ये घनानंद की रचना नहीं है, बल्कि ये रीतिवत धारा के कवि सोमनाथ की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कवि आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे? नावादास, नंददास, सुमित्रानंद पंत या केशवदास? बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, सभी लोग कमेंट जरूर करना, मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ। सभी लोग, आप लोग इतना प्यार करते हो, सच में आप लोग इतने अच्छे से कमेंट करते हो, दिल खुश हो जाता है। ये जो क्लास बनाने में जो मेरी मेहनत होती है ना, आपके कमेंट देख के एकदम थकान दूर हो जाती है कि चल आप लोग मतलब प्यार करते हो, सपोर्ट कर रही हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ऐसे सपोर्ट कीजिए और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको बेस्ट से बेस्ट क्लास दूंगी, जिससे आपका सिलेक्शन हो। आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है और मेरा चैनल सपोर्ट करने की जिम्मेदारी आपकी है। हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे ना? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन कवि आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित है? तो आपको याद है ना, जो केशव दास है, ये आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रतिष्ठित है। तो इनका नाम, इसका राइट आंसर क्या होगा? केशव दास। अब केशव दास की बात की है तो इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना, इनका जन्म 1555 में हुआ था। कब हुआ था? 1555 ईस्वी में बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ओरछा में। हाँ जी, जो लोग बुंदेलखंड से देख रहे हैं जरूर कमेंट करना कि मैम बुंदेलखंड से देख रहे हैं। इसका राइट आंसर बताइए, मैंने क्या बताया था? कौन कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे? तो वो केशव दास थे। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में हुआ था। ये केशव कौन से संप्रदाय के थे? तो आपको याद रखना, ये निम्न का, हाँ जी, कौन से संप्रदाय के थे? ये निम्बकार संप्रदाय से दीक्षित थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? घनानंद, पद्माकर, मीरा, रहीम? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, सभी लोग लेकिन कमेंट में मुझे अपना स्कोर जरूर बताना। आप लोग सारे कमेंट करते हैं लेकिन स्कोर नहीं बताते हो, आपका स्कोर क्या रहता है? मुझे सभी लोग स्कोर जरूर बताना, जिससे मुझे एक आइडिया लगे आपकी कितनी अभी तैयारी हो रखी है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, स्कोर भी बताना। आप लोग पैसे कमेंट करते हो, बहुत ज्यादा थैंक यू उसके लिए, इतना सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन कमेंट में स्कोर जरूर बताना कि आपका क्या स्कोर रहता है क्लास में। हमारे ये जो होते हैं 20 क्वेश्चन है आज के, अब 20 में मुझे सभी लोग अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है। अभी इसका आंसर बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के लिए बोला है। किस कवि को साक्षात दसमूर्ति की कवि को बोला है? तो किसे बोला? घनानंद को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मैंने क्या बताया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा था कि साक्षात दसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य से प्रधान स्तंभों में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? पद्माकर, भूषण, मतीराम या बिहारी लाल? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये जितने भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि DT+V में ही पूछे गए, उसके बाद भी जो एग्जाम है और होते हैं एग्जाम, उनमें भी पूछे गए। जैसे झारखंड का एग्जाम मान लीजिए, प्रोफेसर के और भी जो एग्जाम है उनमें दिया गया, DT+V में, KVS में पूछा गया, दिल्ली में पूछा गया, UP TGT में पूछा गया। तो ये मतलब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर हिंदी आपकी इस लेवल की आती है तो क्वेश्चन यही आते हैं, यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से किस रीतिकालीन कवि के लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? तो दोस्तों आपको याद रखना, बिहारी लाल ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बिहारी लाल। बिहारी लाल की पहचान मुक्तक काव्य के कारण है। किसके कारण है? तो आपको याद रखना, ये मुक्तक काव्य के कारण है। जो अलग से मैं पॉइंट बताती हूँ, ये जरूर लिखा कीजिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे आपके 1 लाइन नोट्स बन जाएंगे जो एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हितोपदेश का भाषा अनुवाद किसने किया? पद्माकर, सेनापति, श्रीपति या बोधा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, मैं कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डालती हूँ, वो जरूर सॉल्व किया कीजिए। वो क्वेश्चन वही होते हैं जो पेपर में पूछे गए और ट्रेंडिंग में रहते हैं, तो वो जरूर सॉल्व किया कीजिए उधर पे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हितोपदेश का भाषा अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों आपको याद रखना, हितोपदेश का भाषा अनुवाद पद्माकर ने किया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए,
अब पद्माकर की जैसे प्रमुख कृतियां याद रखना, जो कृतियां हैं पद्माकर की जो पेपर में पूछी जाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रबोध 50। किसकी रचना है, किसकी कृति है, तो आपको याद रखना ये पद्माकर की है। एक पूछी जाती है गंगा लहरी, बहुत पूछी गई है ये कृतियां, गंगा लहरी। हाँ जी। और एक कौन सी पूछी जाती है, जगत विनोद, जगत विनोद। मैंने आपको क्या बताया, हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया, पद्माकर ने किया। पद्माकर की प्रमुख कृतियां कौन सी है, प्रबोध 50, गंगा लहरी और जगत विनोद। बाकी भी हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहती हैं। माय नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हित तरंगिणी किसकी रचना है, ग्वाल, कृपाराम, चिंतामणि या मुबारक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो हित तरंगिणी है ये किसकी रचना है, कृपाराम की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगर रचना काल की दृष्टि से देखा जाए तो कृपाराम की रीति काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। मैंने क्या बताया, अगर रचना काल की दृष्टि से देखा जाए, जो कृपाराम है ये रीति काव्य परंपरा के, मैंने क्या बताया, रीति काव्य परंपरा के प्रथम कवि हैं। किसके, रीति काव्य परंपरा के प्रथम कवि, प्रथम कवि किस, अगर कैसे देखा जाए, कैसे देखा जाए, रचना काल के अनुसार। अब रचना काल क्यों बोला, 1541, ये 1541 क्या है, हित तरंगिणी 1541 ईस्वी में ब्रज भाषा में रचित हिंदी सतसई की प्रथम ग्रंथ है। कौन सा, ब्रज भाषा में रचित है, ब्रज भाषा में। मैंने क्यों बताया आपको कि जो कृपाराम है रीति काव्य परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं रचना काल की दृष्टि से। देखो आपको पॉइंट पे याद रखना कि मैं बोल क्या रही हूँ, रचना काल की दृष्टि से बोला मैंने। हित तरंगिणी क्यों बोलते, क्योंकि 1541 ईस्वी में हित तरंगिणी ब्रज भाषा में रचित हिंदी सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि की भाषा कौन सी है, राजस्थानी, ब्रज, संस्कृत, अवधी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, अपने व्हाट्सएप इंस्टा पे जरूर स्टेटस लगाया कीजिए कि देखो भाई मैम पढ़ाती हैं और हम डेली पढ़ते हैं। मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा कीजिए, आप लोग मुझे इंस्टा पे मेंशन कीजिए, आप लोग देखते कितने लोग मुझे मेंशन करते हैं। चिंतामणि की भाषा कौन सी है, तो दोस्तों आपको याद रखना चिंतामणि की भाषा कौन सी है, ब्रज। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। जो चिंतामणि है ये रीति काल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। इनकी काव्य भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। मैंने क्या बताया, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं ये चिंतामणि है, इन्हें रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। ये क्वेश्चन बना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसे रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं, तो आपको याद रखना चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्रिका की रचना किसने की, सेनापति, सुंदर, मोहन लाल मिश्र या केशव। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में पूछा गया, ये केबीएस में भी पूछा गया, यूपी में भी पूछा गया, जीआईएस प्रवक्ता परीक्षा थी उसमें पूछा गया था और टीटीपीएस भी पीजीटी में पूछा गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, रामचंद्रिका की रचना किसने की है, तो आपको याद रखना जो रामचंद्रिका है ये केशव दास की प्रबंध कृति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी केशव दास। रामचंद्रिका की रचना किसने की है, तो आपको याद रखना केशव दास ने। दोस्तों मैं रचनाओं की आपको क्लास कराऊंगी, वो क्लास जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। वो रचनाएं आपने याद कर ली तो ये समझ लीजिए आपकी ज्यादातर रचनाएं जो पेपर में पूछी गई ट्रेंडिंग में रही वो मैं सारी आपको एक क्लास में करा दूंगी रचनाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि किस काल के कवि थे, भक्ति काल, वीर गाथा काल, रीति काल, आधुनिक काल। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तुरंत बता दिया होगा आपने कि आज मैम पढ़ा रही है रीति काल, तो कौन से होंगे, रीति काल के कवि होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी,
लेकिन यही क्वेश्चन जब पेपर में आता तब कालाल पता नहीं रहते, तब कंफ्यूजन में आता है। तो क्लास को ध्यान से पढ़ा कीजिए, मैं जितने भी पॉइंट बताती हूँ ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपका सारे क्वेश्चन सही रहेंगे, मैं गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन आपको करा दूंगी भाई, कहाँ से पूछेगा एग्जामिनर। यही क्वेश्चन बनते पेपर में, अगर आपने कर रखे हैं सही से, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रखा है। मैं पीवाईक्यू क्यों करा रही हूँ, पीवाईक्यू इसलिए करा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में पीवाईक्यू से ही हमारा बेड़ा पार होगा। और पीवाईक्यू अगर एक सही ढंग में किए जाए, पीवाईक्यू करने का भी एक ढंग होता है कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया, हर एक क्वेश्चन का हर एक पॉइंट को समझा। अगर सारे पॉइंट समझ लिए तो आपका प्रीवियस ईयर पेपर लगाना अच्छा है। अगर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन लिया टिक लगाया, क्वेश्चन लिया टिक लगाया, कोई मतलब नहीं है ऐसे क्वेश्चन का। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव दास कवि होने के साथ क्या थे? गायक, आचार्य, पाखंड विरोधी या संत? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया था और मेरे जो स्टूडेंट है तुरंत बता देंगे। तो केशव दास थे, ये क्या थे? अलंकारवादी, आचार्य एवं कवि थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और अभी हाल मैंने आपको बताया था कि ये निम्बकार संप्रदाय से दीक्षित थे। मैंने क्या बताया था, क्या बताया था? केशव दास निम्बकार संप्रदाय से दीक्षित थे। संप्रदाय से क्या थे, क्या थे? दीक्षित थे। देखो थोड़ी राइटिंग की प्रॉब्लम रहती है, वो आप सॉल्व कीजिए, मेरी राइटिंग ऐसी ही है। केशव दास कवि होने के साथ साथ क्या थे, तो आपको याद रखना, केशव दास कवि होने के साथ साथ आचार्य भी थे, ये निम्नकार संप्रदाय से दीक्षित थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव दास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था? विज्ञान गीता, रामचंद्र का, रसिक प्रिया, कवि प्रिया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ट्रेंडिंग में रहा है क्वेश्चन। केशव दास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका क्या नाम था? तो दोस्तों आपको याद रखना, केशव दास की विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो केशव दास ने कौन सा आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा? विज्ञान गीता। ये जो विज्ञान गीता, ये कृष्ण मिश्र हैं जो, इनके संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्र का छंदोबद्ध हिंदी अनुवाद है। आपको मैंने क्या बताया, जो विज्ञान गीता है ये कृष्ण मिश्र, ये पॉइंट जरूर लिखना जो मैं बता रही हूँ, ये कृष्ण मिश्र, ये कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक, क्या बताया मैंने? कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक। कौन सा नाटक है? संस्कृत नाटक है। नाटक का नाम क्या है? प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय का हिंदी अनुवाद है। आपको याद रखना, ये प्रबोध चंद्र का हिंदी अनुवाद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। हिंदी अनुवाद है, ये पॉइंट जरूर लिख लेना अपनी कॉपी में। मैंने क्या बताया, विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, किसका है? तो आपको याद रखना केशव दास का है। यह कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का हिंदी अनुवाद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव विलास किसकी रचना है? बिहारी, पद्माकर, देवी या घनानंद? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, इसकी सन भी बताइए। तो आपको याद रखना, जो भाव विलास है किसकी रचना है? देव की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब इसके सन की बात की जाए तो इसकी सन क्या थी? 1689। इसमें रस एवं नायक नायिका के भेद का वर्णन किया गया था। इसमें किसका वर्णन है? रस एवं नायक नायिका के भेद का वर्णन। क्या बताया मैंने? रस एवं नायक नायिका के भेद का वर्णन है। नायिका के भेद का वर्णन। दोस्तों मैं गारंटी देती हूँ, अगर डेली आप मेरी क्लास देखते हो, हर एक पॉइंट को समझते हो, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी है क्लास को अच्छे से समझना। मैंने क्या बताया, भाव विलास किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, भाव विलास 1689 में देव की रचना है। इसमें रस एवं नायक नायिका के भेद का वर्णन किया गया है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? चाहे के रंग में भीजियो हुए, बिछड़ो मिले प्रीतम शांति न माने, देव, गणानन, आलम, पद्माकर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, काफी बार पेपर में पूछी गई है, तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति है ये घनानंद की प्रशस्ति में कही गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन वी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसराज ग्रंथ के रचयिता कौन थे? पद्माकर, मतीराम, चिंतामणि या देव? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, रसराज ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो आपको याद रखना जो रसराज ग्रंथ है इसके रचयिता मतीराम है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर इनके प्रमुख ग्रंथ की बात की जाए तो एक ग्रंथ इनका बहुत पूछा जाता है, ललित ललाम। किसका ग्रंथ है? तो आपको याद रखना किसका है ये? मतीराम का है। एक अलंकार 50 का। कौन सा? अलंकार 50 का। अगर इसके पूछी जाए तो ये भी किसका है? मतीराम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके ग्रंथ है जो काफी पेपर में ट्रेंडिंग में रहते हैं, पूछे जाते हैं कि ये किसका ग्रंथ है, तो आपको याद रखना ये मतीराम के। एक पूछा जाता व्रत कौमुदी। कौन सा? व्रत कौमुदी। ये किसका है? तो ये भी मतीराम का है। मैंने क्या बताया? रसराज ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कौन है? मतीराम। मतीराम के अन्य ग्रंथ की बात की जाए तो ललित ललाम, अलंकार 50 का और व्रत कौमुदी है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी या ब्रज? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना जो भूषण है ये ब्रज भाषा में वीर रस की कविता करने वाले सर्वप्रथम कवि हैं। तो कौन सी भाषा में की थी? ब्रज में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने क्या बताया? भूषण ब्रज भाषा में वीर रस की कविता करने वाले सर्वप्रथम कवि हैं। भूषण ने सारा काव्य ब्रज भाषा में रचा है, कि भूषण ने अपने जितने भी काव्य है वो ब्रज भाषा में रचे हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और कौन से रस के? वीर रस की कविता करने वाले सर्वप्रथम कवि हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्माकर का सर्वप्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? प्रबोध पचासा, गीतावली, भूमिजा या नल दमयंती? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना पद्माकर का सर्वप्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? प्रबोध पचासा को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब जल्दी से बताइए गीतावली, भूमिजा और नल दमयंती किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना भूमिजा किसकी रचना है? नागार्जुन की। किसकी है? नागार्जुन की। माफी चाहेंगे, ये भूमिजा है। भूमिजा किसकी रचना है? नागार्जुन की है। गीतावली किसकी है? तो आपको याद रखना गीतावली किसकी है? तुलसीदास की। अभी मैंने आपको जब भक्ति काल पढ़ाया था तो ये बताया था, ये किसकी रचना है? तुलसीदास की है। और नल दमयंती किसकी है? तो आपको याद रखना राजा रवि शर्मा की। राजा रवि वर्मा की। माफी चाहेंगे, शर्मा बोल दिया, गलती से निकल गया। मैंने क्या बताया? पद्माकर का सर्वप्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो प्रबोध पचासा को माना जाता है। गीतावली तुलसीदास की रचना है। भूमिजा नागार्जुन की। और राजा दमयंती किसकी है? राजा रवि वर्मा की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजान विनोद किसकी रचना है? देव, घनानंद, चिंतामणि या पद्माकर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, जल्दी से बताइए। सभी लोग कमेंट में अपना स्कोर बताना, मैं सभी का चेक करूंगी। डेली जो लोग पढ़ते हैं ना उनके लिए स्पेशली मैं बोल रही हूँ, सभी का स्कोर देखूंगी मैं क्या रहता है आपका स्कोर। तो मैंने इधर क्वेश्चन क्या दिया? सुजान विनोद किसकी रचना है? तो आपको याद रखना जो सुजान विनोद है ये देव की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर इनके देव के मूल नाम की बात की जाए तो इनका मूल नाम क्या था? देवदत्त। हाँ भाई, मूल नाम जरूर याद रखना। दोस्तों मैंने आपको एक उपनाम की क्लास पढ़ाई थी, काफी टाइम पहले पढ़ाई थी, आप देखना मेरे चैनल पे जाना। तो आपको 8,000 से ज्यादा लोग उस क्लास को देख चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और मुश्किल से वो 15 मिनट की क्लास है। उसमें जितने भी उपनाम,
मूल नाम या किसी नाम से बोला जाता है ना, उन सारे नाम वो दिए। आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, मैं एक बार रिवीजन भी करा दूंगी आपको, लेकिन वो क्लास अभी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी आज के टाइम में क्या होता है, आपको चलो देव याद है, अब वो दे दिया देवदत्त दे दिया, अब तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे, हमने तो देव पढ़ा, ये देवदत्त कौन है, तो आप किसी और को मार दोगे टिक। तो देखो, अगर आपको मूल नाम याद है, सभी के मूल नाम उपनाम सभी के याद है, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी होगा। क्योंकि आज के टाइम पे एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता ना, इतना घुमाता है, अगर आपने सही से नहीं पढ़ रखा है ना, तो आप जरूर कंफ्यूजन में आ जाओगे। आपने चाहे जितनी किताबें छांट ली हो, लेकिन आपका असली बेड़ा तो प्रीवियस पेपर से होगा, उसी से पेपर निकलते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सुजान विनोद किसकी रचना है, तो देव की है। देव का मूल नाम क्या है, देवदत्त था। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य निर्णय के रचयिता कौन है, घनानंद, मतीराम, बिहारी या भिखारी दास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जल्दी से बताइए, काव्य निर्णय के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो काव्य निर्णय है इसके रचयिता कौन है, भिखारी दास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगर भिखारी दास की और रचनाओं की बात की जाए, तो एक रचना इनकी बहुत ट्रेंडिंग में रहती है, रस सारांश। अगर रस सारांश की बात की जाए, तो ये रचना किसकी है, भिखारी दास की है। कब आई थी, 1742 में। एक इनकी रचना बहुत पूछी जाती है, काव्य निर्णय। कौन सी, काव्य निर्णय। काव्य निर्णय किसकी रचना है, तो आपको याद रखना ये भी भिखारी दास की है, और कब आई थी, 1746 ईस्वी में आई थी। एक इनकी पूछी जाती है, श्रृंगार निर्णय। श्रृंगार निर्णय। थोड़ी राइटिंग मेरी जरूर गंदी है, उस पर आप लोग भाई मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप लोग एडजस्ट करना पड़ेगा। भिखारी दास की कौन सी रचना मैंने बताई है, रस सारांश किसकी रचना है, भिखारी दास की। मेरे साथ बोलिए, रस सारांश भिखारी दास की रचना है, कब आई थी, 1742 में। काव्य निर्णय किसकी रचना है, भिखारी दास की, कब आई थी, 1746 में। श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है, भिखारी दास की, कब आई थी, 1750 में। सन बहुत याद इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद पानी और इंस्टाग्राम अकाउंट वानिश शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। इन दोनों की जो लिंक है चैनल के अबाउट में मिल जाएगी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सभी लोग वीडियो देखना और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना, मेंशन करना कि मैम देखो क्लास देख रहे हैं, मैं सभी की स्टोरी देखूंगी। सभी लोग कमेंट करना, ठीक है। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। Thank you guys for watching this video.